देखो मेरी बात सुनो अब। कल की क्लास में तुमने कम्युनिकेबल डिजीज़ करी, ठीक है। आज कुछ एमसीक्यूज़ करने वाले हैं इन्हीं कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। एक चीज़ ये है, और जो डिजीज़ तुमने पहले भी करी है ना, चाहे वो वाइटमिन रिलेटेड थी चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड थी, तो उन क्वेश्चंस पे भी एमसीक्यू जो है वो आज की क्लास में तुम करने वाले हो, ठीक है। बस अब सुनते जाओ, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तुमने देना है। मैंने तुम्हें पर्टिकुलर कोई डिजीज़ याद नहीं करवाई थी, मैंने तुम्हें पर्टिकुलर कुछ भी नहीं बताया था, बस सिंपल तुम्हें इतना समझाया था कि एपिडेमिक में क्या डिफरेंस है, एंडेमिक में क्या डिफरेंस है, एंड तुम्हारा अगर मैं बात करूँ पैंडेमिक में क्या डिफरेंस है। कल के क्लास में समझ आया, ठीक है। तो एंडेमिक क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर रीजन में कोई डिजीज़ फैल जाती है, दैट इज नोन एज एंडेमिक। एपिडेमिक, एपिडेमिक किसी कंट्री में या किसी स्टेट में कोई डिजीज़ हो फैल जाए, दैट मीन्स एपिडेमिक। और जब मैं बात करता हूँ पैंडेमिक की, तो पैंडेमिक से हमें क्या समझ आता है? जब ग्लोबली कोई डिजीज़ फैल जाती है, बेसिक ये समझ आया था। जब तुमने कम्युनिकेबल डिजीज़ में ट्रांसमिशन देखा था, ट्रांसमिशन देखे थे 5-6 टाइप के, ठीक है। उसके बाद तुमने ये चीज़ समझी थी कि अगर डिजीज़ को कैरी ऑन होना है तो उसके लिए 3 फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, दैट इज़ फर्स्ट सोर्स, सेकंड ट्रांसमिशन मीडिया जिसको तुम एजेंट्स बोलो या कुछ भी बोल लो, एंड थर्ड वन इज़ होस्ट जिसको वो डिजीज़ होनी है, सस्पेक्टेबल होस्ट। ये 4-5 चीज़ें हमने कल की क्लास में करी थी। आज की क्लास में वही एमसीक्यूज़ और क्या क्या डिजीज़ किन किन फैक्टर्स की वजह से होती है, स्पेसिफिकली कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ किस फैक्टर की वजह से होती है, वो करने वाले आज की क्लास में। तो सबसे पहले डिजीज़ की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज़ कि बेरी डिजीज़ जो है तुम्हारी, ये जो बेरी डिजीज़ जो है तुम्हारी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। अच्छा, बेरी में होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या दिखते हैं तुम्हें? सुनो, विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी डिजीज़ होती है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो बेरी डिजीज़ जो है वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और शायद तुम्हें याद है, जब मैंने तुम्हें ये करवाए थे विटामिन, तुम्हें नाम बताया था मैंने, केमिकल नेम्स बताए थे, याद है? तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायामीन। याद आ रहा है? हाँ या ना? आना चाहिए, ठीक है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से जो है स्पेसिफिकली बेरी डिजीज़ होती है, जिसमें तुम्हारे स्किन रिलेटेड डिजीज़ रहती है, तुम्हारा समझ लो तुम्हारे पर्टिकुलर तुम्हारे मसल्स में कोई डिजीज़ हो सकती है, मसल लूज हो सकते हैं, तो ये बेरी डिजीज़ जो है उसके रिलेटेड है। अब वो बात कर रहे हैं कि बेरी डिजीज़ जो है किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? विटामिन B। और पर्टिकुलर चला जाऊँगा तो विटामिन B1। क्या तुम मेरे को इन विटामिन्स के केमिकल नेम बताओगे? क्या मेरे को तुम इन विटामिन्स के केमिकल नेम बताओगे? हाँ या ना? नहीं बोलोगे तब भी बताओगे। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायामीन। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर मैं बात करूं विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? याद करो, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। एंड विटामिन के का केमिकल नेम क्या है तुम्हारा? फाइलोक्विन। याद है या भूल गए? ठीक है, अगर याद है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज आ रही है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी। विटामिन सी की वजह से स्कर्वी, मसल लूज हो जाते हैं। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स या फिर ऑस्टोमेलेशिया, जिससे तुम्हारी बोन्स वीक हो जाती हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से स्टर्लिटी, नरिशमेंट बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाती। विटामिन के की वजह से हेमोरेजिस, जिसमें तुम्हारी ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, या फिर इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। याद है? नहीं है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत है। तो क्या बोल रहे हैं? बेरी इज अ डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन B1 डेफिशिएंसी, ऑल्सो नोन एज थायामीन डेफिशिएंसी। थायामीन इसका कौन सा नेम है, केमिकल नेम? It often occurs in the developing countries among the people within a diet that consists mostly of white rice and highly refined carbohydrates. सिंपल वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे,
ये जो विटामिन B1 की कमी की वजह से डिजीज़ तुम्हें हो रही है ना बेरी बेरी, स्पेसिफिकली किन कंट्रीज़ में देखने को मिल रही है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन तुम्हें देखने को मिलते हैं। माल न्यूट्रिशन में मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में प्रेजेंट नहीं है या तुम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तो माल न्यूट्रिशन तुम्हें हो सकती है। अब माल न्यूट्रिशन होने के पीछे एक चीज़ पहले बताओ मेरे को, मैंने तुम्हें बताया था पहले, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, एंड अगर मैं बात करूं वाइटामिन्स और मिनरल्स की, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। एंड मिनरल्स, कुछ मिनरल्स कंज्यूम ना करने की वजह से भी तुम्हें डिजीज़ जो है वो हो सकती है। लाइक अगर तुम आयरन कंज्यूम नहीं कर रहे इतना प्रॉपर अमाउंट में, तो तुम्हें शायद एनीमिया हो सकता है। विटामिन डी कंज्यूम नहीं कर रहे, या फिर तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, तुम कैल्शियम कंज्यूम नहीं कर रहे प्रॉपर अमाउंट में, तो बोन्स वीक हो सकती हैं। ये हो सकती है मिनरल्स और वाइटामिन्स की कमी की वजह से। मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे, मैग्नीशियम प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे, पोटेशियम प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे, बॉडी लो फील करेगी, नींद नहीं आएगी, ये कुछ डिजीज़ है। किसकी वजह से हो रही है? मिनरल्स या विटामिन कंज्यूम ना करने की वजह से। तुम्हें पता है अगर कार्बोहाइड्रेट जो है, अगर ये काम ना करे, मतलब अगर तुम इसको कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम नहीं कर रहे, ये एक तुम्हारा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर इसको कंज्यूम नहीं कर रहे तो प्रोटीन्स और फैट्स क्या करते हैं, इसका काम करना शुरू करते हैं और यही एनर्जी प्रोवाइड करना हमें शुरू कर देते हैं। बट मेनली देखा जाए तो प्रोटीन का काम क्या, मसल की ग्रोथ में हेल्प करना, रिकवर करना। वहीं पे फैट्स की बात करूं तो ये भी एक एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट है, जो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। बट मेन सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटीन्स और फैट मिलकर एनर्जी तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर तुम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे और प्रोटीन की डेफिशिएंसी तुम्हारी बॉडी में हो जाती है, तुम्हें कौन सी डिजीज़ हो सकती है? तुमने देखा होगा कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी, लाइक अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, जैसे नाइजीरिया, कुछ कंट्रीज़ वहाँ पे ना अभी भी माल न्यूट्रिशन के शिकार है बच्चे, पैदा होते हैं बिल्कुल, मतलब कि उनको डिजीज़ के साथ ही पैदा हो रहे हैं। तो उनकी जो डाइट में ना माल न्यूट्रिशन मिल रही है, तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, कहीं तो खाना भी नहीं मिलता। अब प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन अगर मतलब वहाँ पे नहीं मिल रहा ना, तो एक चीज़ ये समझना कि वो डिजीज़ के साथ बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, और डिजीज़ कौन कौन सी थी याद है? क्वेशिकर और मरेस्मस, याद है? क्वेशिकर एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें बच्चा जो होता है ना, मतलब पेट वगैरह तो उसका फूला हुआ होगा, बट वो उस बच्चे की जो आर्म्स रहती हैं, लेग्स रहती हैं, वो बहुत पतली रहती हैं। क्वेशिकर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। मरेस्मस से क्या समझ आता है तुम्हें कि अगर मसल्स बहुत ज़्यादा तुम्हारे लूज़ हो जाते हैं, मतलब वो बोन से छूट जाते हैं, मतलब उनकी जो कनेक्शन होता है बोन्स के साथ वो लूज़ होता है, लिगामेंट्स, तुम्हारे जॉइंट्स वगैरह ये सारे वीक हो जाते हैं जब मरेस्मस तुम्हें डिजीज़ होती है, मसल लूज़ हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें सही इसकी, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई, मसल की रिकवरी करनी थी उसने, मरेस्मस डिजीज़ होती है प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। अब जब डेफिशिएंसी हुई ना, अगर तुम ये देखो, बूढ़े लोग देखें घर में, उनके मसल्स देखोगे, अपने देखोगे तो बहुत फ़र्क है, उनके मसल लूज़ हो गए होते हैं, बोन से छूटना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही जब बच्चों में हो ना, उस डिज़ीज़ को क्या नाम देते हो तुम? मरेस्मस। और यही वेरी वेरी डिजीज़ जो है, जो उसके रिलेटेड डिजीज़ है, या मसल्स तुम्हारे लूज़ हो जाते हैं, तो ये कॉमनली किस कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज़ में, या जहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। तो वो स्पेसिफिकली देखा जाए तो सिर्फ वाइट राइस या हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ही कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिएंट बैलेंस डाइट वो कंज्यूम नहीं कर पाते, इस वजह से ये तुम्हें डिजीज़ देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश करना। कहता है देयर आर होल्स और पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊँगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं पढ़ाऊँगा और कंसेप्ट भी पढ़ाऊँगा। जब एनिमल किंगडम के बारे में कुछ पढ़ाऊँगा ना, तब समझ आएगा। बट स्पेसिफिकली थोड़ा सा ये यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि देयर आर होल्स एंड पोर्स ऑल ओवर द बॉडी, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस एंड आर मेनली फाउंड इन मेराइन हैबिटेट्स। मतलब कि स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो जो तुम्हारे क्रिएचर्स रहते हैं किन एरियाज़ में? वाटरी एरियाज़ में, या मेराइन हैबिटेट जिनको तुम बोल रहे हो। तो कुछ तुम्हारे क्रिएचर्स जो होते हैं, कुछ तुम्हारे वहाँ पे जो एनिमल्स जो होते हैं, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स या पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको तुम क्या नाम देते हो? स्पॉन्जेस। अब वो बोल रहे कि इस वर्ब स्टेटमेंट को देखते हुए उनमें से कौन सा इनका नाम है, किन फाइलम्स को, वही जो एनिमल किंगडम के अंदर जो आ रहा है, किन फाइलम्स को तुम उसको क्या नाम देते हो? तो यहाँ पे इतना समझना, पोर की बात कर रहे हैं तो पोरिफेरा किंगडम या पोरिफेरा फाइलम तुम उसको या नाम देते हो, इसको इतना ज़्यादा रहने दो। बट फाइलम पोरिफेरा
आर द लोएस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स और स्पॉन्जेस बिलोंगिंग टू द किंगडम एनिमलिया। इतना तुम्हें अभी इसको रहने देना, सो छोड़ देना। तुम्हें बस इतना याद रखना, ऐसे स्पीसीज जो मेराइन हैबिटेट पे रहते हैं एंड जिनकी बॉडीज़ पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और होते वो मल्टी सेलुलर हैं, एक सेल से मिलके नहीं बने, ज़्यादा से मिलके बने, तो वो किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? फाइलम पोरिफेरा के अंडर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, अच्छा एक चीज़ बताओ, टाइफाइड जो है ये फैलता है तो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। अब टाइफाइड फीवर जो है ये कौन फैलाता है? अगर देखा जाए ये सारे के सारे पैथोजेंस हैं, सारे के सारे, क्या ये पैथोजेंस हैं? सारे के सारे पैथोजेंस आर एजेंट्स दैट कैरी ऑन डिजीजेस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे सारे के सारे ये पैथोजेंस है। वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गई, सारे के सारे पैथोजेंस हैं एंड ये डिजीज़ को कैरी आउट करते हैं। अब वो बोल रही है टाइफाइड फीवर है तुम्हारा तो टाइफाइड फीवर जो है ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से। ये अगर तुम गंदा पानी पी लो या गंदा खाना खा लो एंड कंज्यूम कर लो एंड वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफाई। सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया का नाम है। अगर ये कंज्यूम तुम कर लेते हो गलती से, मतलब कि तुमने गंदा पानी पी लिया, कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड फूड तुमने अगर कंज्यूम कर लिया और एंड उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट था, दैट इज नाउन एज सैल्मोनेला टाइफाई, जिसकी वजह से तुम्हें क्या हो सकता है? टाइफाइड फीवर हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। People who drink contaminated water or eat food washed in contaminated water can develop typhoid fever. बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। Which of the following is a disease caused by drinking contaminated water? पता है? कॉलरा। देखो स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से है, रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है, एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर विटामिन B11 और विटामिन B12, इन दोनों की विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से तुम्हें एनीमिया हो सकता है। अब अगर तुम गंदा पानी पी रहे हो, कंटेमिनेटेड वाटर पी रहे हो, तो तुम्हें डिजीज़ होने के चांसेस कौन से हैं? दैट इज़ कॉलरा। कॉलरा तुम्हें बताया था मैंने, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो तुम्हें सिवियर रिजल्ट्स भी दे सकती है। सिवियर तुम इतना समझ लो कि बुरे इसके रिजल्ट भी हो सकते हैं। डेवेस्टेटेड रिजल्ट्स मतलब खतरनाक रिजल्ट भी दे सकता है, डेथ तक भी तुम्हें लेके जा सकता है। अब कॉलरा होता क्या है? तो अगर तुम गंदा पानी पी रहे हो, गंदा या फूड ड्रिंक कर रहे हो, कुछ कंटेमिनेटेड है जिसमें, तो तुम्हें कॉलरा होने के चांसेस है। कॉलरा डिजीज़ में होता क्या है? देखो स्टमक इन्फेक्शन, डायरिया, वॉमिटिंग, नोजिया, सिकनेस हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, फीवर हो जाएगा, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल बॉडी वीक पड़ जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके? तुम्हारी कॉलरा डिजीज़ के। तो कॉलरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। इट इज़ एन एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन। तुम्हारा इतना याद रखना, तुम्हें पेट में इन्फेक्शन हो जाएगी, खाना नहीं पचेगा, वॉमिटिंग आना होने शुरू हो जाएगी। और ये वो पूछ सकता है ये जो कॉलरा डिजीज़ है ये किसकी वजह से फैलती है, किस पैथोजन की वजह से फैलती है? तो तुम बोलोगे बैक्टीरिया। ये भी बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रो कॉलरे बैक्टीरिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट? अगर देखा जाए, बात कर रहा हूँ किसकी मैं? पैरासाइट की। तो मेरे को बताओगे पैरासाइट होता क्या? ठीक है, इतना पता है। अगर तुम्हें याद है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट कौन होते हैं? जो डेड डिगेइंग मैटर पे रह के अपना खाना कंज्यूम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ऑटोट्रॉप खुद का खाना खुद बना रहे हैं, हिटोट्रॉप बाहर से ले रहे हैं, एंड जो पैरासाइट हैं ये दूसरे बंदे को क्या बना रहे हैं? अपना होस्ट बना रहे हैं और अपना खाना जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो पैरासाइट एज अ एजेंट बन के दूसरे पर्सन में फैला रहा है? प्लेग देखा जाए तो प्लेग एक बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, ठीक है, जो रैट्स में पाया जाता है बैक्टीरिया। एंड अगर रैट्स वो मतलब कि तुम्हें इतना याद रखना, वो रैट्स नाम नहीं याद आ रहा बैक्टीरिया का, बट रैट्स, ड्यू टू रैट्स प्लेग फैलता है, इतना याद रखना। निमोनिया क्या हो है? ठंड लगता है ठीक है। ग्वाइटर आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से ग्वाइटर होता है। मलेरिया बचता है एक,
ये मलेरिया जो है, ये डिजीज़ जो है, ये किसकी वजह से फैलती है? पैरासाइट। ठीक है, एक मच्छर है, तुम्हें काटा, फिर वो जाएगा दूसरे पर्सन के पास, फिर उसे काटेगा, बट उससे पहले वो अपना सलाइवा इंजेक्ट करता है उसकी बॉडी में, कि जिसकी वजह से, या फिर दोबारा ब्लड इंजेक्ट करेगा, फिर वो चूसेगा। बट स्पेसिफिकली इतना याद रखना, मलेरिया अगर तुम्हें हो रहा है और ये किसी पैरासाइट की वजह से हो रहा है, तो वो कौन सा है? मॉस्किटो। और मॉस्किटो में भी स्पेसिफिकली याद रखना फीमेल, खून सिर्फ फीमेल ही चूसती है मॉस्किटोस, ठीक है, मेल्स का ये काम नहीं है। तो अमंग द गिवन डिजीजेस, मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नेम्ड Phosmodium, and this protozoan parasite can be spread to humans through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. Specifically ये disease जो फैल रही है मलेरिया, ये किस वजह से फैलती है? ड्यू टू पैरासाइट, और पैरासाइट स्पेसिफिकली मॉस्किटोज, बट कौन सी? फीमेल्स। What does letter A stands for the abbreviation SARS? Acute, एलर्जी, एसिडिक, एक्टिव। तो एक्यूट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सॉरी। सार्स जो है ये एक तुम्हारी वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इसमें जो ए जो टर्म थी, ये जो ए जो टर्म थी, इसमें किससे स्टैंड करती थी? ये एक्यूट से। तो सार्स इज अ वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय सार्स एसोसिएटेड कोरोना वायरस। इट इज़ एन एयरबोर्न वायरस। एक ये वायरस है, और ये किसके थ्रू फैलता है? हवा के थ्रू, या फिर इसकी ट्रांसमिशन कैसी है? स्मॉल ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है किसकी? इसकी फैलने की। एक रेस्पिरेटरी ट्रैक में तुम्हारे डिजीज़ होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो ये डिजीज़ है। और इसमें जो सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है ये सॉरी, तो इसमें जो ए टर्म थी, ये किसके लिए स्टैंड करती थी? एक्यूट के लिए। रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टीज तुम्हें इसमें देखने को मिलती हैं, एंड इसकी वजह से तुम्हें निमोनिया भी हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस? इनमें से ऐसी कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से नहीं फैलती? एड्स वायरस ही है, HIV, अच्छा प्लेग अभी पढ़ा यार, प्लेग बैक्टीरिया की वजह से फैलता है, क्या कर रहे हो? तो प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? यर्सिनिया पेस्टिस, या ज़ूनोटिक बैक्टीरियम है। ह्यूमन यूजली गेट प्लेग आफ्टर बीइंग बिटन बाय अ rodent flea that is carrying the plague bacterium or handling an animal infected with plague। तो जनरली अगर एनिमल्स की बात करूँ तो रैट्स ज़्यादा इन्फेक्टेड रहते हैं प्लेग से, और अगर कोई इसको, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई पैरासाइट उस पर बैठेगा फिर तुम पे आके नहीं बैठेगा, तो शायद उसने वहाँ से ब्लड सक करा फिर तुम्हारे पे आया, और इसकी वजह से तुम्हें क्या हो सकता है? प्लेग जो है वो हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला अज़र डिजीज़ इज कॉज्ड बाय, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एंड किस पैथोजन की वजह से ये डिजीज़ जो है वो फैलती है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस। काला अज़र में भी तुम्हें, अगर तुम्हें याद हो, स्लीपिंग सिकनेस करके एक डिजीज़ आती है, नहीं छोड़ो। काला अज़र डिजीज़ जो है ये किसकी वजह से फैलती है? प्रोटोजोआ की वजह से, कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट। पैरासाइट इज, पता है तुम्हें, पैरासाइट का तो पता है कि जो क्या करे? दूसरे बंदे को होस्ट बना रहा है, कैरी आउट कर रहा है डिजीज़ को। इतना समझ लेना, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम इतना समझ लेना, यहाँ पे काला अज़र डिजीज़ है, स्पेसिफिकली ये किसकी वजह से हो रही है? एक पैरासाइट की वजह से या प्रोटोजोन की वजह से। और यहाँ पे एक याद रखना, इस काला अज़र ये डिजीज़ है, ये इफ़ेक्ट करती है स्लीपिंग सिकनेस। तुम्हें एक नाम बता रहा हूँ, स्लीपिंग सिकनेस मतलब कि नींद ही लगी रहती है, स्पेसिफिकली जिसको ये हो जाती है स्लीपिंग सिकनेस, नींद ही लगी रहती है उसे। एंड ये एक फ्लाई आती है, टिसी फ्लाई, फ्लाई का नाम है टिसी फ्लाई, जो ये डिजीज़ फैलाती है। बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। पोलियो, पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियो भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो किस वजह से होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। वायरस की वजह से। देखो एक सेकेंड, वायरस है, बैक्टीरिया है, वायरस है। देखो ये वायरस फैलता कैसे है? अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, पोलियो देखा होगा तुमने, होता किनको है? बच्चों को। तो अगर तुम बच्चों को ध्यान सही से रख नहीं रहे, उनको गंदी जगहों पे रख रहे हो, कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करवा रहे हो, या कोई गंदी चीज़ें खिलवा रहे हो, तो उनको चांसेस हाई है कि उनको एक वायरस हो सकता है, वायरस उनकी बॉडी में फैल सकता है, जिसका नाम क्या है?
पोलियो। और तुम उसमें जानते हो कि बॉडी की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, कोई एक पार्ट उससे इन्फेक्ट हो जाता है। या तुमने देखा होगा लेग्स, एक कोई लेग काम नहीं कर रही होती किसी पर्सन की, कोई हाथ काम नहीं कर रहा होता, तो ये वायरस जो है फैलता किस वजह से? वायरस की वजह से। तो पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस विच इज ऑल्सो नोन एज पोलियो वायरस। दिस वायरस इज सेड टू बी इन्फेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द पर्सन, और ये स्पेसिफिकली उस पर्सन की स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट करता है और किसी भी पार्ट में जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है या पैरालिसिस कर सकता है। होता है ना, एक टांग काम नहीं कर रही, एक हाथ काम नहीं कर रहा, और वो ये वायरस फैल कैसे रहा है, किस वजह से फैल रहा है कि प्रॉपर सैनिटेशन में ना रखने की वजह से। तभी कहते हैं ना बच्चों को खास ध्यान रखना है, ठीक है, साफ़ सुथरी जगहों पे रखना है, ठीक है, बार बार वाइप्स यूज़ कर रहे हो, चीज़ों को साफ रख रहे हो, तो ये क्या है, वायरस ना फैले उसके लिए। और ये स्पेसिफिकली किस में फैलता है, किस में फैलता है? छोटे बच्चों में। कंजक्टिवाइटिस की बात करूँ, इज एन इन्फेक्शन प्राइमरी रिलेटेड टू, ये तो तुम्हें पता है किसके रिलेटेड है, आइज़ के रिलेटेड। स्टमक, हार्ट और नी के रिलेटेड नहीं है, आई के रिलेटेड है। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फेक्शन जिसमें तुम्हारी आंखें जो होती हैं बड़ी लाल हो जाती हैं, इन्फेक्शन सी हो जाते हैं आंखों में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पिंक आई। इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द आई बॉल एंड इनर आईलिड एज इट्स हाईली कंटीजियस। तो हाईली इन्फेक्शियस होती है डिजीज़, इतना समझ लेना यहाँ पे कि कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ है जिसमें तुम्हारी आई में रैशेस होना शुरू हो जाएंगे, आई पिंक हो जाएगी, रेड हो जाएगी। तो वो डिजीज़ इस टाइम पे होती कहाँ पे है, तुम्हारे आई में, और तुम उससे सफ़र कर रहे हो। डिजीज़ का नाम क्या है? कंजक्टिवाइटिस। बात करें फॉर विच डिजीज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी। किस डिजीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस डिजीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च करी थी टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी। पहले टेस्ट करो, अगर किसी को निकलता है तो उसको ट्रीट करो। तो ये पॉलिसी किस डिजीज़ के लिए निकली थी? चिकन पॉक्स, HIV, पोलियो या ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज HIV। तो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ लॉन्च टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी फॉर HIV/AIDS. It aims to provide treatment to all men, women and children diagnosed with HIV by providing रेट्रोवायरल थेरेपी। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ये समझ लो कि उनको ये थेरेपी प्रोवाइड करी जाती है जिसमें डिजीज़ को ग्रोथ को रिटार्ड किया जाता है, रोका जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर CD4 काउंट। इसको रहने दो, छोड़ दो, निकाल दो, समझ ही नहीं आएगा। तो सिंपल इतना समझना, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना कि HIV/AIDS जो है किसके थ्रू फैलती है, तुम बोलोगे ट्रांसमिशन कैसा है, ये एक ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन है या फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और HIV जो है, एड्स जो है, ये एक वायरस है। अच्छा, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या माइकोप्लाज्मा। तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं। तो क्या बोल रहा है, इंटरफेरॉन्स और स्मॉल क्लास ऑफ प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय T सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड अदर सेल्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। अगर तुम्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है, अगर तुम्हें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है दैट इज़ क्रिएटेड थ्रू वायरस, तो तुम्हारी बॉडी जो है कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करती है जो हेल्प करते हैं उस वायरस से लड़ने में, और उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, इंटरफेरॉन्स। अभी तुमने पढ़ा काला अज़र एक डिजीज़ है जिसको तुम स्लीपिंग सिकनेस बोलते हो। अगर ये डिजीज़ किसी को हो जाती है तो वो समझ लो सोता रहेगा पूरे पूरे दिन। तो कौन सी फ्लाई की वजह से है? TCTC फ्लाई है, सैंड फ्लाई है? डोंट से सैंड फ्लाई है, सैंड फ्लाई है ना। ये TCTC फ्लाई शायद स्लीपिंग सिकनेस के लिए है। काला अज़र डिजीज़ जो है ये कौन सी है? सैंड फ्लाई कॉज करती है, सैंड फ्लाई, ये याद रखना, पहले गलत बता दिए। काला अज़र इज ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के थ्रू ये ट्रांसमिट होती है, ये याद रखना। और ये पैरासाइट है, और ये है क्या है, एक पैरासाइट है, बस इतना याद रखना। अभी ये टर्म मैंने ये पढ़ाया नहीं है तुम्हें, अभी ये टर्म मैंने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, अभी टॉपिक नहीं पढ़ाया, बट ये पढ़ाऊंगा तब समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे तुम पढ़ लो कि इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय, देखो दो चीज़ें समझाता हूँ, एक चीज़ आती है इम्यूनाइजेशन और एक आती है वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन तुम इतना सिंपल ये समझ लो, वैक्सीनेशन ना, वैक्सीनेशन तब दी जाती है जब तुम्हें डिजीज़ नहीं हुई है एंड तुम्हें पहले ही उससे ट्रीट करना है, या तुम्हारे बॉडी में इतना इम्यून सिस्टम बिल्ड कर देना कि वो तुम्हें डिजीज़ ना हो। लाइक कोविड-19 था तो तुम्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करी गई थी, किस लिए? ताकि वो डिजीज़ तुम्हें ना हो। तो वो तो फिर है ना केसेस की, किसी को शायद कोई और डिजीज़ पहले से हो, कोई क्रोनिक डिजीज़ का शिकार हो, उसका इम्यून सिस्टम इतना बिल्ड हुआ ही ना हो,
तो वो रीज़न हो सकते हैं काफ़ी सारे फैक्टर। बट अगर बात करो इम्यूनाइजेशन की, तो या फिर तुम्हारी दूसरी बात करूँ, तुम्हें इतना पता है कि अगर कोई डिजीज़ तुम्हें पहले हो जाए, उसके बाद वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती, उसके बाद मेडिसिन चलती है। तो दोनों में फ़र्क है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन एक ही चीज़ है, पहले ही इम्यून सिस्टम बिल्ड करना है ना वैक्सीन प्रोवाइड करके, ताकि वो डिजीज़ हो ही ना, उसको तुम वैक्सीनेशन बोलते हो। तो ये जो टर्म थी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये जो टर्म थी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, ये जो टर्म थी, ये डेवलप करी किसने थी? एडवर्ड जेनर, जॉर्ज लिस्टर, लुइस पैस्चर या रॉबर्ट कॉच? मे बी ए है, मे बी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। द इम्यूनाइजेशन टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। और इसमें था क्या? इम्यूनाइजेशन डन थ्रू वेरियस टेक्निक, मोस्ट कॉमनली वैक्सीनेशन। और ये इम्यूनाइजेशन जो टेक्निक है, मतलब बॉडी पे इम्यून सिस्टम को इतना डेवलप कर देना कि वो डिजीज तुम्हें हो ही ना। और ये किसके थ्रू करी जा सकती है? थ्रू वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन कैसे करी जाती है? इंजेक्शन प्रोवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो वैक्सीन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज कैन प्रिपेयर द बॉडी इम्यून सिस्टम, दस हेल्पिंग और फाइट इन प्रिवेंशन ऑफ एन इन्फेक्शन। The immunity caused by the B lymphocytes is called sterile immunity, acquired immunity, cellular immunity या humoral immunity। मे बी सी है, मे बी सी। कौन सी वाली? ह्यूमोरल है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ऐसे सिंपल समझना, बात कर रहे हैं वो किसकी? बी लिम्फोसाइट्स की। तो इतना समझना कि ऐसी इम्यूनिटी जो बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स उसने किस टर्म को नाम दिए कि दे आर एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं कि अगर तुम्हारी बॉडी में ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से हैं, ठीक है, एंड अगर तुम एंटीबॉडीज़ कंज्यूम करते हो तो वो उनको मारती हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक हैं उनको मारने का काम करती है कौन? एंटीबॉडीज़। इतना तुम्हें समझ आ रहा है? तो यही जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। और ये किस कैटेगरी के अंदर आती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर। और इसमें इसका काम क्या होता है कि ये वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे लड़ने में हेल्प मिलती है। हाँ, ये क्वेश्चन था। द स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय एस्ट्रेचिया, नेज़ीरिया या फिर एंटमोबिया या फिर ट्रिपेनसोमा। तो ये प्रोटोजोआ का नाम है, ट्राइपेनसोमा। एक स्पीसीज़ है किसकी? अफ्रीकन ट्रेपेसोमियासिस की, ऑल्सो नाउन एज स्लीपिंग सिकनेस। और ये किसकी वजह से होता है? टीसी फ्लाई की वजह से। तो तुम इतना समझना, स्लीपिंग सिकनेस अगर किसी डिजीज़ की वजह से होती है तो वो किसकी वजह से हो रही है? टीसी फ्लाई। और एक तुम्हारा तुम ये बोल लो कि एक पैरासाइट है जो ये डिजीज़ को कैरी करते हैं, एक एजेंट है, प्रोटोजोन है। बात करें डेंगू की, स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, मॉस्किटो या बटरफ्लाई? मॉस्किटो। डेंगू ब्रेकआउट बोन फीवर रेफर्स टू ट्रॉपिकल मॉस्किटो डिजीज कॉज्ड बाय 4 डिफरेंट टाइप वायरसेस। आरएनए कंटेनिंग, ये छोड़ दो, इसका इतना ज़्यादा तुम्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिंपल बस इतना समझना, इसमें होता क्या है, सिम्टम्स क्या है? फीवर तुम्हें देखने को मिलते हैं, हेडेक, मसल पेन, जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें। एंड बात करूँ अगर डेंगू की, तो ये किस की वजह से फैलता है? मॉस्किटो, जो तुम्हारा एक प्रोटोजोन है, एंड वो है क्या? एक पैरासाइट है। एड्स वायरस डिस्ट्रॉयज। एड्स जो वायरस होता है वो क्या डिस्ट्रॉय करता है? मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल्स या बेसोफिल्स या लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स तुम ये समझ के चलो, वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में जो कोई चीज़ हेल्प कर रही है, दैट इज नॉन एज लिम्फोसाइट्स। और ये वो लिम्फोसाइट्स कर क्या रहे हैं? तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बॉडी में बना रहे हैं ताकि वो डिजीज से लड़ सके। तो एड्स वायरस जो है तुमसे सबसे पहले तुम्हारा इम्यून सिस्टम ही क्या करता है? वीक करता है। तो क्या डिस्ट्रॉय करता है? लिम्फोसाइट्स। तो एड्स वायरस HIV ह्यूमन, अच्छा तुम्हें ये पूछ सकता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है HIV की, तो क्या बोलोगे? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एक रेट्रो वायरस है जो तुम्हें किस में अटैक करता है? किस पे अटैक करता है? T सेल्स पे, जिनको तुम क्या बोलते हो? लिम्फोसाइट की टाइप है। लिम्फोसाइट समझ लो कि जो तुम्हारे वाइट ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। और वाइट ब्लड सेल का तुम्हें इतना पता है कि हेल्प करते हैं टॉक्सिक मटेरियल से फाइट करने में। और तुम्हें ये भी पता है जो तुम्हारे वाइट ब्लड सेल हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, अमोइबा जैसी उनकी शेप है। आफ्टर द वायरस एंटर्स इन द बॉडी,
of the person, it finds a way into the macrophages where RNA genome of the virus replicates to form viral DNA with the help of reverse transcriptase enzyme. तुम इतना समझ लो, ये जब ही ये वायरस तुम्हारी बॉडी में एंटर करता है ना, तो सबसे पहले इसका काम एक ही रहता है कि ये तुम्हारे DNA में एंटर करे, ठीक है, एंड तुम्हें अगर यहाँ पे DNA में एंटर करके उसको रेप्लिकेट करना शुरू करे, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को वीक करना शुरू करे. इम्यून सिस्टम तुम्हारा तभी स्ट्रांग होगा, वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स को अंदर जो लिम्फोसाइट्स रहते हैं इसी को डिस्ट्रॉय करना सबसे पहले शुरू करता है एंड इम्यून सिस्टम को तुम्हारे वीक करता है. रेबीज इज अ हेलमिंथिक डिजीज, अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल या प्रोटोजोअन डिजीज. रेबीज में ना देखा होगा तुमने, कुत्तों को देखा होगा रेबीज होती है, तुम्हें भी रेबीज हो सकता है अगर तुम्हें कुत्ता काट जाए, ठीक है, तुम्हें पानी से डर लगना शुरू हो जाते, ठीक है. तो ये रेबीज जो है एक वायरल डिजीज है दैट इज कॉज एक्यूट, यहाँ पे दिया है एक्यूट एनसीफेलिटिस इज अ वार्म ब्लडेड एनिमल्स. देखो एक तुम इतना समझ लो, रेबीज वायरल डिजीज है किसकी वजह से होती है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर गर्म खून होता है, लाइक तुम हो, ठीक है. तुम कोल्ड ब्लडेड एम्फीबियंस आते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं वो एम्फीबियंस आते हैं जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियंस. तो रेबीज एक वायरस है, ट्रैवल थ्रू ब्रेन बाय फॉलोइंग द पेरिफेरल नर्व्स. द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस यूजुअली अ फ्यू मंथ्स इन ह्यूमंस. और ये जो डिजीज जब होती है ना, स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, 15 दिन के बाद इसका इलाज नहीं हो सकता, तभी तो कहते हैं कि इंजेक्शन से लगा लो पहले. तो रेबीज ना अगर हो जाए ना तो इतना समझ लेना कि तुम्हें इन्फेक्शन हो चुकी है, और रेबीज एक वायरस की वजह से हो रहा है जो ट्रांसमिट होता है थ्रू सलाइवा ऑफ द डॉग. और अगर तुम्हें बाइट कर ले हो जाएगा, पानी से डर लगना शुरू हो जाएगा, ये सब चीज़ें. ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ट्यूबरक्लोसिस. किसी को खांसी है 15 दिन से ज़्यादा या 1 महीने से ज़्यादा, तो उसको पॉसिबली चांसेस हैं कि उसको डिजीज़ है कौन सी, ट्यूबरक्लोसिस. रेस्पिरेटरी ट्रैक तुम्हारा ख़राब हो जाता है, खांसी बार बार लगती है तुम्हें, तो ट्यूबरक्लोसिस ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन. The tuberculosis spread to person through tiny droplets. It is infectious disease that is caused by bacterium. और नाम क्या दिया उसको, mycobacterium. All are protozoan disease except, सारे के सारे प्रोटोजोन डिजीज हैं एक डिजीज को छोड़ के. काला अजहर प्रोटोजोन डिजीज है, वो है, अभी नहीं पढ़ा तुमने, काला अजहर एक प्रोटोजोन डिजीज है, सैंड फ्लाई की वजह से फैल रहा है. स्लीपिंग सिकनेस भी एक प्रोटोजोन डिजीज है जो टिसी फ्लाई की वजह से फैल रहा है. ओरिएंटल सोर्स और एलिफेंटियासिस जो है, एलिफेंटियासिस क्या होता है, उसमें से पैर जो फूल नहीं जाता है, हाँ, एलिफेंटियासिस एक डिजीज़ है जिसमें होता पता है कि तुम्हारा एक ऑर्गन ना, कोई ऑर्गन स्वेल होना शुरू हो जाता है, या स्पेसिफिकली हाथी के पाँव, तभी नाम ऐसा दिया है इन्होंने, एक जगह वाटर अकमुलेट होना शुरू हो जाता है. ये एलिफेंटियासिस. और एक डिजीज़ आती है तुम्हारी फिलेरिया. फिलेरिया डिजीज़ है ना, मच्छर काट लेता है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, वो फिलेरिया है, मलेरिया नहीं, वो फिलेरिया है. यहाँ पे समझना जितने भी प्रोटोजोन डिजीज़ हैं, इस मतलब कि सारे के सारे हैं, बट ये नहीं है एलिफेंटियासिस. इसमें होता पता क्या है, जो प्रोटोजोन डिजीज़ नहीं है, इसमें तुम्हारा कुछ कोई भी एक ऑर्गन जो रहेगा बॉडी का, उसमें सिंपली तुम क्या समझ लो कि वो स्वेलो होना शुरू हो जाएगा, फूलना शुरू हो जाएगा. और देयर इज अ एबनॉर्मल अकोमुलेशन ऑफ वाटरी फ्लूइड इन द अफेक्टिव पार्ट. द टिश्यू कॉजिंग सेवर स्वेलिंग इन इट मे इफेक्ट मेल और फीमेल जेनेटिकल ऑर्गन्स. इट इज कॉज्ड बाय नेमाटोड वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी. तो ये भी एक तुम्हारा पैरासाइट है जिसकी वजह से तुम्हें ये डिजीज़ हो सकती है, प्रोटोजोन तुम इसको बोल लो. माइकोबैक्टीरियम लेप्रे इज बैक्टीरियस कॉकस स्पाइरल या स्पोर, मे बी बैक्टीरियस है. तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एक बैक्टीरियस बैक्टीरिया है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेप्रोसी. लेप्रोसी तुम्हें समझ आता है क्या, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है, तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से फैलती है, बैक्टीरियस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से. और नहीं, एक लेप्रोजी आती है, एक और आता है, मिर्गी के दौरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जल्दी बताओ क्या बोल. और नहीं यार, मैं दूसरा नाम पूछ रहा हूँ, अब नाम नहीं याद आ रहा.
छोड़ो, हाँ एपिलेप्सी, याद आ गया, एपिलेप्सी। फिलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, फिलेरिया जो है ये ट्रांसमिट करा जाता है किसके द्वारा? फिलेरिया भी एक डिजीज़ है, पैरासाइट के द्वारा ट्रांसमिट करा जा रहा है, मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट करा जा रहा है। और किस मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है? एडिस मॉस्किटोज, क्यूलेक्स, स्वैम्प, एनोफिल्स मॉस्किटो। अब एनोफिलिस तो फीमेल मॉस्किटोज है शायद, तो शायद इन्हीं के द्वारा करे जा रहे हैं, हाँ है ना? पढ़ना, क्यूलिस मॉस्किटो, ये भी एक टाइप है तुम्हारी मॉस्किटो की, ये भी फीमेल में ही आ रही है और इसके द्वारा ही हो रहा है। अब फिलेरिया जो है एक पैरासाइटिक डिजीज़ है, इसमें होगा क्या, तुम इतना समझ लेना कि कोई एक इफेक्टेड ऑर्गन जो रहेगा तुम्हारा, वहाँ पे तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, वाटरी फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसमें सिम्टम्स तुम्हें दिखते हैं ओडिमा के। ओडिमा वही एलिफेंटियासिस भी डिजीज़ जो है उसी के रिलेटेड ये डिजीज़ भी तुम्हारी रहती है, बट वो प्रोटोजोन की वजह से फैल रही है, सॉरी प्रोटोजोन की वजह से नहीं फैल रही, ये पैरासाइट की वजह से फैल रही है, और वो भी किसकी वजह से ही फैल रही है? पैरासाइट की वजह से ही फैल रही है। शुक्र है इतना ही है, ठीक है। ट्राई करेंगे कल कुछ और क्वेश्चंस के आंसर करें, बट उससे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ लेंगे और फिर तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म कर देंगे।